Welcome to our channel, guys. Fun and Learn Pharmacy. So, in which our today's topic going to be homeostasis. So, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज स्पेशली जो फार्मडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप इससे बॉडी का एक मैकेनिज्म समझ पाओगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है और इससे आगे जाके आपको कोलॉजी में वगैरह जो चीज़ें हैं इसको आप रिलेट करके और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये आप समझ जाओगे क्योंकि बैक बॉडी का एक पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो होम्योस्टैसिस मतलब क्या होगा अगर हम इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करें। सो व्हाट वी गेट, होम्यो मीन्स सेम और स्टैसिस मीन्स व्हाट, अ स्टैंडिंग और सेम स्टैंडिंग और होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस मतलब क्या होगा, एक सेम स्टैंडिंग होगी बॉडी की सेम स्टैंडिंग हमें कब चाहिए होगी कि हमारा एनवायरनमेंट अगर कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे हार्श एनवायरनमेंट होगा या भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे लाइक जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का अफेक्ट कर रही होगी, सो वहाँ पे बॉडी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जब बॉडी कॉम्पनसेट करेगी तब जो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में लाएगी तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, होम्योस्टैसिस कहेंगे। सो होम्योस्टैसिस इज रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो होम्योस्टैसिस मतलब क्या होगा, कांस्टेंट मेंटेनेंस होगा इंटरनल एनवायरनमेंट का, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का, जो अंदर के हमारा जो एनवायरनमेंट होगा बॉडी का कि जो वेरियस फंक्शंस कर रहा है, वेरियस एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं या मेटाबॉलिक फंक्शंस चल रहे हैं, उसको एक कांस्टेंट मेंटेन रखना होगा। साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इसको हमें मेंटेन करना होगा कि जिससे हमारा बॉडी का फंक्शन एक अच्छा चले या जिससे हमारी बॉडी जो होगी वो प्रॉपर फंक्शन करे या जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी बॉडी या किसी ऑर्गन को कोई भी प्रकार का एक नुकसान ना हो। सो ये बॉडी कब करेगी, सो इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो होम्योस्टैसिस कहेंगे। सो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का क्या है, सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इन विच द सेल्स लिव। सो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जिनमें हमारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, लिव मतलब रहते हैं जिसमें। तो सो बेसिकली इट्स अ फ्लूइड इन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल एंड कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू द बॉडी। सो ये फ्लूइड क्या है, ये बेसिकली सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल के अंदर वाला फ्लूइड अगर उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें क्या हमारी सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो सस्पेंडेड होती है। सो वैसे ही ये जो फ्लूइड है ये जो होता है ये बाहर होता है, मतलब जो सेल्स, अभी यहाँ पे आप समझो ये डायग्राम है। सो यहाँ पे क्या है, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है ये, और ये आपका सेल है। सो ये ब्लड कैपिलरी और इन सेल के बीच में जब एक किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होगा, सब मान के चलो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, मतलब ब्लड से क्या सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है और सेल क्या छोड़ रहा है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है, सो ये क्या होगा, ये होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एरिया होगा। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। सो यहाँ से मान के चलो, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ये सेल हो गया खुश और इसने क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा इस ब्लड में, और ये इस और वेरियस ऐसे ही न्यूट्रिएंट चल रहा है, सब मान के चलो ग्लूकोज मिल गया, ये सेल वापस से खुश हो गया। तो इसमें मतलब लाइक एटीपी जनरेशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो फ्लूइड है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। और इसका ही मेंटेनेंस रखना है हमें। क्यों, क्योंकि बाहर का मान के चलो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो हम क्या होता है, मतलब वी आर स्टार्ट स्वेटिंग राइट। क्यों स्वेट करते हैं हम, तो स्वेट हम इसलिए करते हैं कि बॉडी हमारी कूल रहे राइट। बाहर एनवायरनमेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी कूल रखने के लिए वी आर स्टार्ट स्वेटिंग। अभी स्वेटिंग में क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा। अभी फ्लूइड लॉस हुआ तो वापस से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, तो हम क्या कहेंगे, थ्रिस्ट आएगी, मतलब आपको प्यास बढ़ेगी आपकी, तो यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी क्या हो गया, सो ये भी एक होम्योस्टैसिस है, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। बॉडी आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो रखना है आपकी बॉडी का, सो दिस मैकेनिज्म को हम होम्योस्टैसिस कहेंगे। सो इट इंक्लूड्स द ब्लड विच सर्कुलेट्स थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। अभी आपकी ब्लड वेसल है,
इसके अंदर क्या है आपका ब्लड है, सो ये इंक्लूड करता है ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंटेड द सेल्स बिटवीन द सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे इंट्रास्टेशियल फ्लूइड, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसको ही हम इंट्रास्टेशियल फ्लूइड कहते हैं। मतलब जो ओवरऑल जो फ्लूइड है जो बॉडी में जो है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। और जो सेल्स के बिटवीन होगा कॉम्पोजिशन सेम ही है, फंक्शन भी सेम ही है, जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है आपको इंट्रास्टेशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है। सो दिस बोथ आर द सेम, ये समझ लो एक ब्रॉड टर्म में समझ लो, दिस बोथ आर द सेम। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गया, या फिर कुछ भी जो आपको बॉडी के लिए इसेंशियल है, न्यूट्रिएंट्स हो गए। और आयंस में क्या होगा, सोडियम ऑब्वियसली, पोटेशियम होगा, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो आयंस आपको चाहिए ये भी होंगे इसमें। होमियोस्टैसिस जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ पे मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मान के चलो किसी पेशेंट को फीवर है, इन केस ऑफ अ फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दिस डेविएशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिटेक्टर और द सेंसर विच अलर्ट्स द इंटीग्रेटिंग सेंटर। तो ये जो डेविएशंस है, सो इससे क्या होगा कि मतलब समझो कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ तो वी स्टार्ट फीलिंग लाइक अ फ्यूरिश, मतलब हमें ऐसा है ना लाइक कि बुखार आने जैसा अपने को फील होगा। तो फील होने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए देखेंगे। तो मान के चलो अभी हमें ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो गया, आपको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गया क्योंकि बॉडी उसको क्या करना चाहती है, कूल करना चाहती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर एक बना रहे। या फिर आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है और आपका टेम्परेचर मतलब लाइक बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वो कोल्ड सेंसेशंस आपको ज़्यादा फील होगी, तो बॉडी क्या होगी, शिवरिंग होगा, फिर वापस से वो कॉम्पनसेट करने के लिए देखेगी। सो दिस ये जो चीज़ें हैं ये आती है होम्योस्टेसिस के अंदर। सो अब अगर आप देखोगे कि इंटीग्रेटिंग सेंटर immediately send the information to the concerned effector either by the accelerating or inhibiting the activity to normalize। मतलब इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होगा इसमें, सो ये क्या करेगा, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन भेजेगा, आइदर वो क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी तो बढ़ाएगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा, हम इसको क्या कहेंगे, हम आगे देखेंगे। एक्सेलरेटिंग को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, मतलब जो भी चीज़ चल रही है उसको क्या करेंगे, वो उसका एक्शन जो है वो बढ़ाएगा। और जो इनिबिट और जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। तो उसमें वो क्या करेगा कि उसकी एक्टिविटी जो है वो इनिबिट करेगा या कम करेगा या रोकेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइज जो बॉडी का जो फंक्शन है वो चले, इसलिए। तो यहाँ इस डायग्राम पे अगर समझ सकते हो आप, अगर ये नॉर्मल बॉडी है, मतलब नॉर्मल आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, एनी डेविएशन मतलब कुछ भी हो गया बॉडी में, तो ये क्या करेगा, सेंसर जो है बॉडी के, मतलब आइदर वो रिसेप्टर हो सकता है या कुछ भी, अगर आपका स्किन भी एक सेंसर ही है, मान के चलो अगर कि मतलब मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया आपको कि बाहर ऐसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, स्किन क्या करेगी, सेंस करेगी ना उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को, तो आपकी बहुत सारी सिस्टम्स एक्टिवेट होगी, क्यों क्या होगा आपका, आप यू स्टार्ट स्वेटिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको स्वेटिंग मतलब वाटर लॉस होगा, तो आप वापस से आपको क्या करेगा, प्यास लगेगी आपको, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ तो ऐसा मतलब आपकी मतलब मान के चलो आप मतलब किसी छाँव में जाके बैठोगे आप, तो आपका वहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें कि बॉडी ये क्या करना चाहती है कि बहुत सारे वेरियस सिस्टम्स के थ्रू बॉडी एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ करना चाहती है। तो ये क्या हो गया, डेविएशन आ गया, फिर ये सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल सेंटर में गया, मतलब ब्रेन में ये सिग्नल चला गया, फिर ब्रेन ने क्या किया, एक सिग्नल भेजा, तो ये इफेक्टर मैकेनिज़्म के थ्रू ये क्या किया, करेक्शन किया बॉडी, और फिर वापस से जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में ये आ गया। और हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा सिस्टम का क्या रोल है होम्योस्टैसिस में। मतलब वी हैव सो मेनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, सो हर एक सिस्टम का आइदर वो इंडिविजुअली वो इफेक्ट शो करेगा या कंबाइन 2-3 सिस्टम कंबाइन होके वो इफेक्ट शो करेंगे टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन ऑफ अ बॉडी। तो उसमें होम्योस्टैसिस में क्या क्या सिस्टम्स आएगा, वन और मोर सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन द होम्योस्टैसिस। जैसे मैंने बताया कि होम्योस्टैसिस में एक या इंडिविजुअल एक की कोई सिस्टम आ सकती है या फिर एक से ज़्यादा सिस्टम्स आ सकती है होम्योस्टैसिस के लिए। सो फर्स्टली अगर पीएच है, बॉडी का पीएच होगा,
तो मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और बॉडी का जो पीएच है ये क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए एट 7.4. So if any deviation will occur to this pH, so tissue will not able to survive. अगर pH थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब ज़्यादा अल्कलाइन बन गया या ज़्यादा एसिडिक बन गया, तो क्या होगा, ये जो टिश्यूज़ है, जो टिश्यूज़ का फंक्शन है, वो टिश्यू प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, या फिर वो उसके सर्वाइवल के लिए वो मतलब लाइक वो अच्छे से नहीं होगा, मतलब उसका प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर पाएगा. सो पीएच अगर बढ़ चुका है तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्कलोसिस कहेंगे. मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर जो होगा वो बढ़ेगा. मतलब अल्कलाइन हम किसको कहते हैं, बेस को कहते हैं. सो अल्कलोसिस मीन्स व्हाट, पीएच बढ़ गया तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा. पीएच घट गया, ओके, तो क्या होगा, एसिडोसिस. मतलब क्या होगा, एसिडिटी, मतलब हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, राइट. ऑब्वियसली इनडायरेक्टली अगर हम वैसा बात करें तो एसिडोसिस हो गया. तो ये भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी हमें पीएच नहीं चाहिए और कम भी पीएच नहीं चाहिए. इट शुड बी इन अ मेंटेन इन बिटवीन रेंज ऑफ 7.4. सो सिस्टम, कौन सा सिस्टम अगर ये पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन से सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होती है. सो क्या क्या होता है इसमें, ब्लड जो होगा वो डिटेक्ट करेगा कि क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में. ओके, सो ब्लड विच ट्राइज टू मेंटेन द पीएच. किडनीज होगी, किडनीज वेरियस एंजाइम सिक्रीट करेगी, सो उसके थ्रू ये पीएच मेंटेन होगा. और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी हमारा जो पीएच है बॉडी का वो बना रहेगा. सो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो बॉडी टेम्परेचर. अभी बॉडी टेम्परेचर क्या है, सो बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए ना, मेंटेन रहना चाहिए. कहाँ तक, 37.5 डिग्री सेल्सियस तक. ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है. सो इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन अलर्ट्स द मेटाबॉलिक अल्टर्स सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन अल्टर्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मतलब क्या करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, समझो 37.5 से 38 बन गया, 39 बन गया, तो इससे क्या होगा, क्या हो गया, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो नहीं होगी प्रॉपर. प्रॉपर जो एक टिश्यू या ऑर्गन का जो फंक्शन चल रहा है वो नहीं हो पाएगा ना. या इससे कम भी हो गया, चलो मान के चलो, कम तो नहीं होता वैसे भी, बट फिर भी तो क्या करेगा, ये अल्टर करेगा, मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसको अलग मेडिकल कंडीशन है उसमें. सो सिस्टम्स उसमें क्या आएगी, स्किन आएगी, स्किन डिटेक्ट करेगी, या स्वेटिंग स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका स्किन रेड होना स्टार्ट हो सकता है टेम्परेचर बढ़ गया. रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको आप ज़्यादा ब्रीथ करने लगोगे, ओके, टू कॉम्पनसेट द सिचुएशन. डाइजेस्टिव सिस्टम भी अल्टर्ड हो सकता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम आपका अल्टर हो सकता है इससे, और ये करेक्शन में आएगा. ये जो चीज़ें है ना, ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर अल्टर हो चुकी है तो ये सिस्टम सारी इन्वॉल्व होगी इसमें. क्यों, क्योंकि दे वांट ट्राई टू करेक्ट दिस थिंग्स. ओके, सो ये पार्ट जो है ये काफ़ी मतलब लाइक कि इतना ज़्यादा मतलब आपको डिटेल में नहीं करना, जस्ट आपको एक ब्राइफ ये समझना है कि कौन सा फंक्शन क्या हो रहा है और किससे क्या हो रहा है. सो न्यूट्रिशन, बॉडी का न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी है. ओके, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब मान के चलो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, आपकी रेस्पिरेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हर एक एनर्जी तो चाहिए, बॉडी को चलने के लिए चाहिए, राइट, बोलने के लिए चाहिए. सो ये सिंपल या इसी एक्टिविटीज़ को आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. सो न्यूट्रिएंट्स आर द इसेंशियल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़. Adequate amount of the nutrients are must required for the growth of the tissue and energy production. टिश्यू की ग्रोथ के लिए हो, बोन हेल्थ के लिए हो, इसके लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या आपको चाहिए, न्यूट्रिशन तो ज़रूरी होगा. तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर समझो आपने चपाती खा ली, फॉर एग्जांपल आपने चपाती खाई, तो वो क्या होगा, आप पहले तो च्यू करोगे, किससे, आपके टीथ है उससे च्यू होगा, फिर वो अच्छे से सलाइवा में मिक्स होगी, उसके बाद क्या जाएगा, वो आपके स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाके बाद वहाँ पे उसकी छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, या फिर मतलब जो छोटे पीसेस बने उस पर एसिडिक, मतलब उसको ना एक मतलब मान के चलो, अभी आपके स्टमक में एसिड है, कोई बैक्टीरिया कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें वो प्रेजेंट है हो, तो वो क्या करेगा, उससे निकालेगा, फिर वापस से वो क्या क्या करेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वापस से वेरियस एंजाइम उस पे एक्ट होंगे और उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे. जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, जो स्टार्च है, उसको क्या करेगा, जो पॉलीसैकेराइड है उसको क्या करेगा, मोनोसैकेराइड्स में वो कन्वर्जन करेगा. और कन्वर्जन करेगा, करने के बाद वो क्या करेगा, ब्लड में जाके वो एब्जॉर्ब होगा. तो ये दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होगी. क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को, मतलब यार मान के चलो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है आपका, सो उसको क्या करेगा, ये सिंप्लीफाई करेगा. और अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो ये इजीली एब्जॉर्ब होगा.
राइट। तो ये एब्जॉर्ब क्या करेगा इसको, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है इन्वॉल्व होगा, ये ब्लड होगा, और ये ब्लड के थ्रू ये क्या करेगा, ये कैपिलरीज में जाके एब्जॉर्ब होगा, और कैपिलरी में जाके ये वापस ये किसको देगा, ये टिश्यूज़ को देगा फॉर वेरियस एनर्जीज़ के लिए। ओके, सो ये क्या करेगा, पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, तो फिर क्या होगा, ये इसको सिंप्लीफाई बनाया, सिंप्लीफाई बनाने के बाद इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ईजी हो गया, तो ये क्या होगा, ये ब्लड में चले गए, ये प्रोडक्ट सिर्फ ब्लड के थ्रू ये क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी के थ्रू ये टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा, टिश्यू ने इसको यूज़ कर लिया। सो ये इसका मैकेनिज्म है। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूट्रिशन कम हो गया तो क्या होगा, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो सकता है। ओके, आपका मतलब एनर्जी लॉस होगा आपको, यू स्टार्ट्स फीलिंग लेथार्जिक, राइट, टायर्ड ऑफ फीलिंग करोगे। तो उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एज वेल एज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये भी बॉडी से निकलना चाहिए, राइट। तो इसका भी मतलब ये भी एक मतलब लाइक ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे बॉडी में मतलब एडिक्वेट आना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू बना रहे हैं कि वो भी बॉडी के थ्रू निकलने चाहिए बाहर। सो इसमें क्या मेटाबॉलिक जो वेस्ट होगा, मतलब मान के चलो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो कौन एक्सक्रीट करता है, ऑब्वियसली किडनीज करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी निकालेगी। सो हार्मोन्स, हार्मोन्स भी काफ़ी इसेंशियल चीज़ है, वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हार्मोन्स, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ग्रोथ, मेटाबॉलिक बहुत सारी चीज़ें जो हार्मोन्स के थ्रू भी कंट्रोल होती है। हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंसिंग होगा तो बहुत सारी मतलब लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि लाइक बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। सो इसका भी एक मेंटेन रहना ज़रूरी है। सो हार्मोन्स आर इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सो हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्मोन्स शुड सिंथेसाइज एंड रिलीज एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो है ना ये हार्मोन्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड होने चाहिए, ये प्रॉपरली सिंथेसाइज होने चाहिए, और ये रिलीज अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ में होने चाहिए, किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्लैंड्स के थ्रू, किसमें, ब्लड में। सो तभी ये प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो इसमें कौन सी सिस्टम आपकी इन्वॉल्व होगी, बहुत वेरियस आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। आप मान के चलो अभी इंसुलिन होगा तो आपका पेनक्रियाज आएगा, पेनक्रियाज ब्लड में उसको शुगर मेंटेन करने के लिए, मतलब आपका जो भी आपने खाया है ग्लूकोज का उसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज या स्टोर करने में हेल्प करेगा। और बहुत सारे ऐसे है कि आपका थायराइड ग्लैंड है वो भी आपके ग्रोथ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो वैसे ये प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सिंथेसाइज होने चाहिए, और उसके साथ ही ये रिलीज भी होने चाहिए। अभी मान के चलो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है बॉडी का। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन फील हो सकता है। सो उससे भी मतलब सेल श्रिंक होगा, सेल डेथ हो सकती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू बी मेंटेन, अदरवाइज इट विल लीड्स टू द डिहाइड्रेशन। वाटर टॉक्सिसिटी आती है। वाटर टॉक्सिसिटी क्या है कि अगर मान के चलो किसी ने ज़्यादा ही पानी पी लिया तो उसका भी एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है ना बॉडी से। ऐसा ही नहीं कि वो बॉडी में स्टोर हो जाए, ईडी में हो सकता है पेशेंट को या कुछ भी हो सकता है। तो वाटर टॉक्सिसिटी भी ना हो और डिहाइड्रेशन भी ना हो, ये क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। मतलब क्या है, कम पानी पी रहा है बंदा तो उसके लिए अलग सिस्टम है, और ज़्यादा पानी पी रहा है बंदा तो उसको निकालने के लिए भी अलग सिस्टम है। तो ये दो सिस्टम मिलके क्या करेंगे, मतलब इसमें आपका किडनीज ही और बहुत हार्मोनल सिस्टम आपका वर्क करेगा। कि मान के चलो अभी कोई तो कम पानी पी रहा है तो क्या होगा, आपका रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये एक्टिवेट होगा। ओके, अब ये सिस्टम है, तो अब ज़्यादा अगर किसी ने पानी पिया तो ये सिस्टम ब्लॉक करने का भी ज़रूरत है अपने को, या ये सिस्टम तो ये क्या हो गया, इसका निगेटिव फीडबैक हो गया। अभी यहाँ से समझ लो, अभी किसी ने तो मतलब अभी रास सिस्टम एक्टिवेट है तो रास सिस्टम के बहुत सारे डीमेरिट्स भी है, राइट। तो वो भी हम अगले वीडियोस में हम देखेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि डिहाइड्रेशन जो होगा वो वाटर की कमी से होगा, और वाटर टॉक्सिसिटी जो किससे होगी, आपका जब पानी बढ़ेगा शरीर में या कोई बंदा ज़्यादा पानी पी रहा है तो वाटर टॉक्सिसिटी होगी। एंड बहुत सारे अल्टरेशंस हो सकते हैं, टिश्यू में एडिमा हो सकता है, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो सेल श्रिंक भी हो सकता है। सो ये चीज़ है। सो आप ये डिस्टिंग्विश चीज़ है, आप यू कैन कंपेयर दिस टू थिंग्स। सो सिस्टम्स इसमें कौन सी होंगी, किडनीज आएंगी, किडनीज होंगी, स्किन आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स होगा और जीआई ट्रैक्ट होगा। ये सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर ब्लड, मान के चलो ब्लड,
ब्लड क्यों, क्या ब्लड तो इम्पोर्टेंट ही है भाई। ब्लड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन द मेजर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्लड भी इसमें जो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है भाई। तो क्या है कि ये जो है ये प्रॉपर मेंटेन करने के लिए मेजर पार्ट प्ले करता है हमारी सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए बॉडी का। सो इट रिक्वायर्स नॉर्मल आरबीसी काउंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट आपका होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑब्वियसली टिश्यू और सेल डेथ होगा आपका। सो ये प्रॉपरली इसमें जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आरबीसी होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इसमें प्लाज्मा होना चाहिए विथ नॉर्मल कॉम्पोजिशन। ओके, ये सब होना चाहिए इसमें, तभी ये बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। ओके, और ओनली देन इट कैन बी ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट और प्रोडक्ट। तभी अगर इसका नॉर्मलाइज फंक्शन है तभी ये क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकता है, और दूसरे सब्सटेंस होगी, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होगी, वो भी कर सकता है। रिस्पिरेटरी गैसेस जो है आपकी वो भी ये कर सकता है, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन को टिश्यू को देना और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसको बाहर फेंकना, या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी बनता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, इसको भी ये मदद करेगा। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम नेक्स्ट हम सिस्टम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट क्या है, इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके, सो ये भी क्या करता है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। ऑब्वियसली भाई सेंसरी सिस्टम होगी, रिसेप्टर्स हो सकता है, कोई भी ऐसा सेंसरी मैकेनिज्म है बॉडी में, तब तक के लिए एक ब्रॉड टर्म में समझ लो। हम आगे आगे जैसे भी पढ़ते जाएंगे हमें सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में सेंसरी सिस्टम ऐसा ही पढ़ लो तो ये बेहतर है कि आप इजीली समझ जाओगे ये सिंपल टर्म से। तो ये सेंसरी सिस्टम से ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा द स्टेट ऑफ द बॉडी और द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास का जो भी है वो स्टेट करेगा और उसको कंपेयर करेगा कि मान के चलो बाहर अगर हीट ज़्यादा है और तो बॉडी में क्या होना चाहिए भाई, बॉडी ठंडी रहनी चाहिए ना बॉडी का, ये सराउंडिंग, या सराउंडिंग कोल्ड है मान के चलो बाहर ठंड पड़ रही है, तो बॉडी का क्या होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर जो है प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए। सो ब्रेन क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा इंफॉर्मेशन और फिर ये क्या करेगा, बॉडी को वैसे ही कमांड करेगा अकॉर्डिंग थ्रू द होम्योस्टैसिस सिस्टम के थ्रू। अभी चलो स्केलेटल सिस्टम, दिस इज द लास्ट सिस्टम। सो हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव अराउंड द सर्च ऑफ फूड। मान के चलो अभी भूख लगी है, बॉडी को न्यूट्रिएशन की ज़रूरत है, तो क्या करेगा स्केलेटल सिस्टम, आप चल के जा रहे हो इन सर्च ऑफ फूड, ये भी तो क्या है, होम्योस्टैसिस है भाई। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स जो होती है वो रेगुलेट इसेंशियल फंक्शन। एटोनॉमिक मतलब जो सिस्टम ऑटोमेटिकली होती है, ऐसा समझ लो। एटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज टोटली इनवॉलेंटरी, इट्स नॉट वॉलेंटरी, कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ भाई आज तो ऐसा कम पसीना निकालूंगा मैं, सो ये क्या है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम ही है, वही आपको सब कंट्रोल करेगा। ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही है बॉडी में, वेरियस एंजाइम्स के थ्रू, वेरियस सेंसरी मैकेनिज्म्स के थ्रू चल रहा है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर रहा है, सारी चीज़ें आपकी जो टिश्यूज सेल्स हर चीज़ इन्वॉल्व है, आप वॉलेंटरली इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। Okay, so autonomic nervous system regulates all the essential functions which are essential for the homeostasis। मतलब ये हर चीज़ जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो किसके लिए ज़रूरी है, जो हमारे होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के लिए हर चीज़ ज़रूरी है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। देखते हैं कि सेंसर्स मतलब अभी कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम में अभी कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इसमें सेंसर्स होंगे और डिटेक्टर होंगे। ऑब्वियसली कोई तो चीज़ चाहिए जो रिकॉग्नाइज करे कि सिचुएशन क्या है, जो अल्टर और डिविएशंस जो है वो हमें क्या करना चाहिए, ये किसके थ्रू हमें पता चलेंगे, सेंसर्स के थ्रू। फिर कंट्रोल सेंटर होगा, ये सेंसर्स क्या करेंगे, किस कोई तो आपका ऐसा है ना लाइक कि मतलब ये मान के चलो ये 3 लोग हैं, ये 3 घर के लोग हैं, ये सेंसर जो है ना ये बच्चे हैं मान के चलो, ये कुछ भी गलत हो जाए ना बॉडी में तो ये क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, हम घर में भी देखते हो, छोटी मोटी चीज़ जल्दी से सेंस कर लेते हैं। सो ये क्या है ना, ये बच्चों, ये सेंसर्स और डिटेक्टर से बच्चों जैसे ये क्या करेंगे, सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो कंट्रोल सेंटर है ना, ये आपके ताऊजी जैसा है, मतलब आपके जो भी ग्रैंडफादर है ये इनके जैसा है, ये पूरे बॉडी को कमांड करता है, जैसे कि हमारे ताऊजी होते हैं वो
पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये कंट्रोल सेंटर है। और कंट्रोल सेंटर फिर क्या कमांड करेगा, ये इफेक्टर ये हमारे पापा जी जैसा है भाई, क्योंकि ये दादाजी से पापा जी को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और इफेक्टर ये पापा जी जो है वो इफेक्ट शो करेंगे। सो ऐसा ही है, सेंसरी 3 कंपोनेंट्स है, सेंसर्स है, वो रिकग्निशन करेंगे। जो सेंसर्स, फिर ये जो सेंसरी जो भी चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, ये जो सेंसर्स है किसको पास करेंगे, कंट्रोल सेंटर के थ्रू। फिर वो इंटीग्रेट करेगा कि सिचुएशन कैसी है, क्या है, क्या डेविएशन है, और वैसी कमांड ये इफेक्टर सिस्टम को करेगा और इफेक्टर सिस्टम वैसे ही एक्शन शो करेगा। इधर बाय ये सिचुएशन को एक्सेलरेट करेगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक देगा, या फिर नेगेटिव फीडबैक देगा, या फिर उसको ये इनिबिट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, सो इट इज यूजुअली वर्क्स बाय इनिबिटिंग और रिवर्सिंग चेंज और सपोर्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग। मतलब अभी समझ लो, ये काफ़ी बुकिश पूरी लाइन और ये पैरा है, तो इसको हम समझते हैं। ये क्या वर्क करेगा, ये इनिबिटिंग करेगा। एक तो ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा, मतलब सिचुएशन को क्या करेगा, पूरी ही वो इनिबिट ही करेगा, उसको होने ही नहीं देगा। या सिचुएशन हो रिवर्स करेगा, मतलब जो नॉर्मल जो चीज़ है उसको ये रिवर्स लाने के लिए कोशिश करेगा। ये जो है आपका निगेटिव फीडबैक है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होगा ना, जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, जो भी बॉडी में एक्शन चल रही है, वो हम आगे काफ़ी अच्छे से हम पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक जब हम पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, आइदर वो जो चीज़ चल रही है उसको सपोर्ट करेगा या उस चीज़ को बढ़ावा देगा। अभी मान के चलो ये ऐसी चीज़ें ना, ये जो निगेटिव फीडबैक है आपका, सो ये आपकी क्लास मॉनिटर जैसा है। अभी मान के चलो कि कोई भी सिचुएशन आ गई, क्लास मॉनिटर आपका क्या करता है, अभी चलो सब बच्चे शैतानियाँ कर रहे हैं क्लास में, तो ये क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा उसको उन शैतानियों को रोकने की कोशिश करेगा, या फिर रोकेगा पूरी तरह से, या फिर वो सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए देखेगा, कि जैसे पहले बच्चे शांत थे उसको रिवर्स करने के लिए देखेगा, कि जैसा क्लास है वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू करेगा, राइट, कि वो किसी का नाम लिख सकता है, या फिर टीचर्स को बुला लेगा, या टीचर्स की धमकी देगा, या वैसे वेरियस चीज़ है। सो ऐसा एक समझने के लिए हाइपोथेटिकली आप ऐसा समझो कि ये क्या है, ये निगेटिव फीडबैक, ये आपका क्या है, क्लास मॉनिटर जैसा है। और ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये आपके शैतान बच्चे जैसा है। मतलब फिलहाल आप हाइपोथेटिकली समझने के लिए इसको ये शैतान और क्लास मॉनिटर जैसा समझ लो, बट एज यूजुअली दो जो मैकेनिज्म्स है काफ़ी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अच्छे हैं। बट अभी समझने के लिए आप समझो कि ये सपोर्टिंग और एक्सेलरेटिंग, जो भी बच्चा होगा जो काफ़ी शैतान होगा क्लास में, वो क्या करेगा, उस चीज़ को एक तो बढ़ावा देगा, कोई अगर शैतानियाँ कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है कुछ, तो उसको ये सपोर्ट करेगा, या उस चीज़ को बढ़ाएगा, उस चीज़ को क्या करेगा, उस जो एक्शन चल रही है उसको बढ़ाएगा। सो यही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ मान लीजिए। सो इट इज़ यूजुअली अचीव बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, सॉरी ये जो है नेगेटिव फीडबैक है और ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विच इज द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। सो ये क्या है ना, ये भाई आपके क्लास मॉनिटर जैसा पूरा, ये क्या करेगा, आपकी जो सिस्टम है ना बॉडी का, मतलब जो भी कोई ऐसा डेविएशन आ चुका है बॉडी में कि जो हार्मफुल है और बॉडी उससे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, ये क्या करेगा, एक तो अरेस्ट करेगा उसको। अरेस्ट मतलब क्या करेगा भाई, अरेस्ट मतलब उसको रोकेगा कंप्लीटली, वो चीज़ इनिबिट करना स्टार्ट करेगा, या फिर उसको रिवर्स करेगा, उस सिचुएशंस को क्या है वो रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। ओके, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब ये जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको वो क्या करेगा, रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, उल्टा करने का कोशिश करेगा। सो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इनिबिशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन। अभी ये जो इसमें क्या है ना, अभी हम पढ़ेंगे। सो इसमें क्या है ना, अगर थायराइड अभी थायरोक्सिन मॉलिक्यूल का अगर सिक्रीशन कम हो गया तो इसमें क्या होता है ना, फ्लो चार्ट है ना, ये जो भी फ्लो चार्ट है इसको हम यहाँ पे केस नंबर 1 में हम समझेंगे। इसको मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में डिवाइड किया। सो मान के चलो अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ब्रेन में प्रेजेंट है। सो ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और उससे क्या सिक्रेट करवाता है, थायरोक्सिन जो होता है उसको सिक्रेट करवाता है। सो व्हेन द थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज इन द ब्लड,
जब ये थायरॉक्सिन लेवल बढ़ती है ब्लड में, सो इट विल इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द टीएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब अभी मान के चलो, अभी हम अगर देखें, हम वो थायराइड टीएसएच क्या करता है वो हम देखेंगे। अब ये टीएसएच है, ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है भाई, पिट्यूटरी से निकला है। इट रिलीजेस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से ये आया। तो इसने क्या किया, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा। ओके, अब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद इसने क्या किया, रिलीज करवाया थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन आ गया। अभी थायरोक्सिन की जब एक ऑप्टिमम लेवल होगी ब्लड में, ये मान के चलो ये आपका ब्लड है, सो दिस थायरोक्सिन मॉलिक्यूल अचीव्स इट्स ऑप्टिमम लेवल। जब ये इसके पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये ब्लड के थ्रू ये फ्लो होता जाएगा और ये वापस में जहाँ पे ये टीएसएच है, जहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड में है, इसको ये क्या करेगा, इसका सिक्रीशन है वो रोक लेगा। इट इनहिबिट्स सिक्रीशन। ओके, इतना सिंपल मैकेनिज्म है। यही आपका निगेटिव फीडबैक है। मतलब इसने क्या किया, पहले क्या हुआ, आप में आपकी बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल कम होने लगा, तो इसने क्या किया, टीएसएच स्टिमुलेट हो गया। तो कहाँ पर होता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसने क्या स्टिमुलेट किया, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन रिलीज करवाया। फिर एक ऑप्टिमम लेवल जब ये आएगी बॉडी में आपके, तो ये क्या होगा, इसने इनहिबिट्स कर दिया। ये वापस से ब्लड के थ्रू जब इसको पता चलेगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा और कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इसका जब ऑप्टिमम लेवल होगा, ये इनहिबिट्स इसका सिक्रीशन इनहिबिट करेगा। तो इस पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से ये इसका सिक्रीशन इनहिबिट करवाता है। अभी इसका हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। तो ये दूसरा केस, अभी हमने पहला केस पढ़ा। अभी दूसरे केस में क्या होता है ना, थायरोक्सिन सिक्रीशन लेस हो चुका है बॉडी में। क्या हुआ है, थायरोक्सिन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड के थ्रू लेस हो चुका है। और ब्लड लेवल जो होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज टीएसएच। अभी ब्लड लेवल क्या करेगा, ब्लड लेवल में ये जो थायरोक्सिन का कमी है, ये ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड बॉडी में थ्रू आउट मूव होता है। अभी ये क्या, ब्रेन में तो जाएगा ही, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो टीएसएच का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेगा, मतलब रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ब्लड में तो थायरोक्सिन की कमी है। सो ये क्या करेगा, टीएसएच को रिलीज करवाएगा। नाउ द टीएचएस स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड एंड सिक्रीट्स द थायरोक्सिन। इसका मैकेनिज्म क्या है, 3 स्टेजेस में। पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होना चाहिए। ओके, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ से ये जब ब्लड्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेटलेट्स आ गई। यहाँ पे इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो क्लॉट है गया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन शुरू हो गया। ओके, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन शुरू हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप आ गई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होना चाहिए थ्रोम्बिन में। ओके, अब ये जो स्टेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में, और फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन होना चाहिए फाइब्रिन में। ओके, ये थर्ड स्टेप है इसका, ये थर्ड स्टेप है। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन हो गया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन हो गया थ्रोम्बिन में। ओके, अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये सेकंड स्टेज में क्या होता है ना, थ्रोम्बिन फॉर्म होता है। अब क्या होता है ना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये ज़्यादा बनता है, ज़्यादा का बनता है। ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रू थ्रोम्बिन जो है वो ज़्यादा बनेगा। थ्रोम्बिन है यहाँ का, सॉरी, ये जो थ्रोम्बिन है ये ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। क्यों बनाएगा, ये ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फाइब्रिनोजेन है इससे ज़्यादा फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स बने। ओके, ये जो थ्रोम्बिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इसकी प्रोडक्शन
बढ़ाएगा प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन फाइब्रिन में इजीली होगा। इसको ही कहेंगे, मतलब क्या हो गया, अभी सिंपल सॉर्टेड हम देखते हैं। पहले आपको क्या हुआ, इंजुरी हो गई, इंजुरी हो गई इंजुरी हो गई इंजुरी के बाद क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हो गया। ओके, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन के बाद क्या आ गई स्टेप, प्रोथ्रोम्बिन, यही प्रोथ्रोम्बिन है, इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन है, ये क्या हो गया, ये सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेप या स्टेज कोई भी समझ लो। और इससे क्या होता है, ये फाइब्रिनोजेन का जो कन्वर्जन है ये फाइब्रिन में करवाता है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो थ्रोम्बिन यहाँ का बना है ये और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसका ये जब ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन बनेंगे तो ये कन्वर्जन ज़्यादा थ्रोम्बिन में होगा और इसका अल्टीमेटली कन्वर्जन क्या होगा, फाइब्रिनोजेन टू तो फाइब्रिन, और ये ब्लड क्लॉट यहाँ पे आपका रोक लेगा। इसको ही हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसका और एक ईजी एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे अब। ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब जब बेबी का डिलीवरी होना है, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो यूटेरस है वो उस बेबी को मतलब बाहर पुश करना चाहता है। सो मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू द सर्विक्स, जब ये जो फीटस है अंदर का, ये जो सर्विक्स में आएगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स ऑकर्स। ओके, सर्विक्स का डायलेशन होगा। सो मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू द सर्विक्स, स्टिम्युलेशन ऑफ अ रिसेप्टर इन अ प्रेजेंट, मतलब जो रिसेप्टर प्रेजेंट है सर्विक्स में, जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस स्टिम्युलेशंस को कैप्चर करेंगे या सेंस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेंसरी जो चीज़ें होती है या डिटेक्टर्स होते हैं, ये क्या किया उन्होंने, जब बेबी का मूवमेंट बेबी नहीं, फीटस का मूवमेंट जो है जब सर्विक्स में आ गया, तो ये स्टिम्युलेशंस, ये डिटेक्टर्स है, जो रिसेप्टर्स है, उन्होंने क्या किया, वो डिटेक्ट कर लिए। और इसमें क्या हो गया, ये रिसेप्टर ने एक इम्पल्स डिस्चार्ज किया। कहा किया, ये डिस्चार्ज इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू का, ये कंट्रोल सेंटर में जाएगा, मतलब ब्रेन में जाएगा अभी। सो कंट्रोल सेंटर में जाने का दिस ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स टू द हाइपोथैलेमस, मतलब ये कहाँ गया, अभी कंट्रोल सेंटर में गया, मतलब ये ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में गया। सो हाइपोथैलेमस में जाने के बाद इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने वो सिचुएशन को, मतलब जहाँ पे वहाँ से रिसेप्टर्स के थ्रू जो इम्पल्स आ चुका है उसको क्या किया, डिटेक्ट किया, और उन्होंने रिलीज क्या किया, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, अल्टीमेटली इसने क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस बढ़ाया, उस रिस्पॉन्स को इंक्रीज किया। सो ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, आप इससे आप समझ लोगे। मतलब पॉजिटिव फीडबैक में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी इम्पल्स है ना वो सेम डायरेक्शन में उसको बढ़ाना है। अब यहाँ पे देखा आपने कि बेबी का डिलीवरी चल रहा है, तो बेबी का होता है, सो यूटेरस के थ्रू वो सर्विक्स में आ रहा है। सो जब वो सर्विक्स में आएगा, सो सर्विक्स का डायलेशन होना शुरू होगा। जब ये डायलेशन शुरू होगा तब क्या होगा, जो सर्विक्स में रिसेप्टर प्रेजेंट है वो उस सिचुएशन को समझेंगे कि भाई डायलेशन हो रहा है। सो ये डायलेशन जो इम्पल्स है वो डिस्चार्ज करेंगे, कहाँ करेंगे, इंटीग्रेटिंग सेंटर या कंट्रोल सेंटर समझ लो। कंट्रोल सेंटर क्या, आपका ब्रेन है। सो ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस में जब ये इम्पल्स चले गए, हाइपोथैलेमस ने वो सिचुएशन डिटेक्ट कर ली, और डिटेक्ट करने के बाद उसने क्या रिलीज करवाया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाया। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा, यूटेरस में पहुंचा, और उसने क्या किया, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ाया, वहां से डायलेशन शुरू हो गया और बच्चा लाइक दैट फैसिलिटेट्स द डिलीवरी, राइट। सो यही आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। थैंक यू सो मच गाइज हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आपको इजी वे में हम आपको सब चीज़ों का मतलब नॉलेज देने के लिए ट्राई करेंगे। और यही हमारा प्रयत्न है कि हर एक को ईजीली ये चीज़ें समझ जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपका फीडबैक भी हमें कमेंट में दीजिए, और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।